सो डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ धारामापी के अंतर्गत शंट। ये शंट क्या है? आज हम शंट से संबंधित सारी बातें हम इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि हम शंट समझें, हमें समझना होगा ये जो शंट शब्द है इसका इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत कहाँ उपयोग है। शंट है क्या? सबसे पहले तो शंट की यदि हम बात करते हैं तो शंट नंबर 1 पॉइंट यदि हम लेना चाहें 1 पॉइंट, शंट सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, एक अल्प प्रतिरोध का तार। किसी भी धातु, कोई जो सुचालक धातु है उस सुचालक धातु, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि हम ऐसी धातु का चुनाव करें जिसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अच्छा, एक बात अपने को और ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिरोध यदि कम हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं मान के चलता हूं कि तांबे की आपके पास ये एक तार है, ठीक है, ये तांबे की तार। दूसरा तरीका, ये एक और तार है जो आकार में क्या है, थोड़ी सी मोटी है। ये मान के चलता हूं मैं कि बिल्कुल पतली तार है। हमने ये तो कह दिया कि धातु के आधार पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध है, वो बहुत कम होना चाहिए। शंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शंट अल्प प्रतिरोध का एक तार है, ये बात तो ठीक है। लेकिन यदि मैं आपके सामने तांबे की, मान के चलिए तांबे का हम उपयोग करें और तांबे की 3 तार मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन इनमें अंतर ये है कि इनका सबका व्यास अलग अलग है, इनकी जो मोटाई है वो अलग अलग है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से यदि तीनों तांबे की तार हैं, यदि तीनों तारें किसकी हैं, तांबे की, कॉपर है, और तीनों में से ये कहूं कि ये तार ए है, ये तार बी है, ये तार सी है, हमें शंट के रूप में उपयोग करना है। तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे पता करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस आर इज एल अपॉन ए। आप ये जानते हैं, जब आपने ओम का नियम प्रूफ किया है, उस ओम के नियम में R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। सो R इज डिपेंड ऑन L एंड A। A का मतलब ये है, यदि हम तीनों की लेंथ यदि हम बराबर रख दें, लेंथ को हम क्या कर दें, कांस्टेंट। मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर लग रही है तो सभी का 5 से हम लेना है, 10 लेना है तो सबका 10। यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप देखेंगे इससे क्या संबंध है। ए क्या है? ए है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब, जैसे ये एक तार है, मान के मार्कर है, आप कल्पना करें कि ये एक तार है, तो ये जो सामने फ्रंट भाग दिख रहा है ना आपका, ये सर्कल, ये कहलाता है इसका अनुप्रस्थ काट। अब यदि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करते हैं, यदि क्षेत्रफल के साथ क्या रिलेशन बना इसका, 1 अपॉन ए। कब? जब एल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है प्रतिरोध कम होगा। आप प्रतिरोध कम चाहते हैं ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब आप किस तार को चुनेंगे, सी को, क्योंकि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, तो प्रतिरोध क्या होगा उसका, कम। इसके लिए ए क्या है, अधिक है, तो प्रतिरोध क्या होने वाला है, इसके लिए कम होने वाला है। ठीक है, एक सामान्य बात है। अब हम देखते हैं भाई अल्प प्रतिरोध का तार कहाँ यूज करेंगे इसे और क्यों यूज करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अब हमको यहाँ पे समझना है कि इसका जो यूज होगा, इसका जो यूज है वो यूज कहाँ पर है, उसका यूज है धारा मापी में। अब धारा मापी, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं धारा मापी, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास में ये एक गैल्वेनोमीटर है और इसके ये 2 सिरे हैं, ठीक है। अब धारा मापी में कहां और क्यों यूज किया जाएगा, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि यहां से हम कैपिटल आई धारा प्रवाहित करें धारा मापी से, और यदि वो धारा की प्रबलता यदि बहुत अधिक हो, धारा की प्रबलता यदि बहुत अधिक हो, तो हम ये देखेंगे कि ये जो धारा है, अगर मान लें ये उच्च प्रबलता की है, ये जो धारा है वो उच्च प्रबलता,
तो यदि उच्च प्रबलता की धारा होगी तो आखिर ऐसा क्या हो सकता है धारामापी में, क्या ऐसा है जो लॉस हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उच्च प्रबलता की धारा अब इससे क्या प्रभाव होगा। उससे दो प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो संकेतक होता है, जो संकेतक ये तेजी से विक्षेपित होगा। तेजी से क्या होगा, तेजी से विक्षेपित, और तेजी से विक्षेपित होगा इसका मतलब टूटने का क्या बना रहेगा, ये टूटने की संभावना रहेगी, टूटने की यानी तेज प्रबल आएगा तो जो धारामापी में जो संकेतक आपने यूज किया है उस संकेतक का विक्षेप एकदम से तेज होगा, और तेज होगा तो जाकर के वो पेन से क्या हो, टकरा सकता है, और टकराएगा तो वो उसके टूटने की संभावना बनी रहती है। तो पहला तो ये अपना लॉस होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, हम ये जानते हैं कि जो कुंडली बनाई जाती है, कुंडली, कुंडली किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पतले तार की। तो कुंडली के जल जाने की संभावना होती है, कुंडली के जल जाने की संभावना। इस डेट में आपको यह बताना चाहूंगा कि उसके जल जाने की संभावना है, इसका मतलब ऐसा आग लग जाएगी ऐसा नहीं होता है। कुंडली में जो तांबे की तार लपेटी जाती हैं, जब उच्च प्रबलता की धारा आती है तो कुछ स्थानों पर वो टूट जाती, ब्रेक हो जाती है, जिससे धारा का प्रवाह जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, या नहीं भी होता है। तो वो जो टूट जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो जल गई, कुंडली जल गई, मतलब अब इसमें धारा प्रवाह संभव नहीं। तो ये भी बात आती है। तो ये दो प्रकार के लॉस जो है वो धारामापी में तब होने की संभावना है जब उच्च प्रबलता की धारा को प्रवाहित किया जाए। लेकिन इसको हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम शंट है, यानी एक सामान्य सी तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, अल्प है। यदि हम इस अल्प प्रतिरोध के तार को इस धारामापी के साथ, ये क्या था इसका लॉस, के साथ यदि हम समांतर क्रम में लगा देते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो दो गुंजाइश है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, हमारा संकेतक टूट सकता है, कुंडली जल सकती है, इससे बचाव होगा, यानी इससे एक रक्षा होगी। तो हमें अल्प प्रतिरोध के तार को धारामापी की कुंडली के साथ किस क्रम में लगाना है, समांतर क्रम में लगाना है। और समांतर क्रम में लगाने से हम ये देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्या होगा जिससे कि कुंडली क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगी। तो देखिए आइए, अब यहां समझना यह है कि हमारे पास एक धारामापी है ये, ठीक, चलिए धारामापी, और इस धारामापी में हम समांतर क्रम में इसके साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा रहे हैं, जिसे लेकिन हम यहाँ S नाम दे रहे हैं क्योंकि हम शंट पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर S है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम S से। तो S जो है वो यहाँ का प्रतिरोध है, ठीक है। चलिए अब होगा ये, मान लीजिए कि यहाँ से I धारा प्रवाहित है, I जो है वो यहाँ पर है मुख्य धारा, मुख्य धारा कैपिटल I प्रवाहित करना चाहते हैं। लेकिन जब ये मुख्य धारा ये इस स्थान पर पहुंचेगी तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। एक तो धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा IG, और दूसरा एक रास्ता और है शंट से प्रवाहित होने वाली धारा IS, ठीक है। यहां आप समझ लें कैपिटल G जो है वो धारामापी का प्रतिरोध है, S जो है वो शंट का प्रतिरोध है। हमने अल्प प्रतिरोध S की एक तार है, अल्प S की एक तार है जिसे हमने कुंडली के साथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया है, इसे हम शंट कहते हैं। शंट लगाने से होता यह है कि जो मुख्य धारा कैपिटल I है, जब वो इनके कॉमन बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर दो मार्ग मिलते हैं, तो जो कुल धारा कैपिटल I होगी वो दो भागों में बढ़ जाएगी। अल्प धारामापी से प्रवाहित धारा IG और शंट से प्रवाहित धारा IS, यानी कुल जो धारा I है उसके दो भाग बन जाएंगे,
एक तो आई जी प्लस आई, ये हो गया उत्तर। ठीक है, अब बात आती है हम थ्योरेटिकल अगर देखें पहले सैद्धांतिक रूप में, जब धारा यहाँ आई यहाँ पहुंची, लेकिन मान लो कि ये आई धारा जो है बहुत प्रबलता की धारा है, ठीक है, लेकिन ये दो मार्ग है। अब दो मार्ग है तो आप ये बताइए कि जब आपको उच्च प्रबलता की धारा आई तो वो कौन से, जब ज्यादा आएगी तो कौन से रास्ते को पहले चुनाव करेगी बताइए, क्योंकि यहाँ का प्रतिरोध यहाँ की तुलना में प्रतिरोध क्या बोल रहे हो आप इसमें, अल्प प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ कि रुकावट जो है वो वहां पे कम है, रुकावट कम है मतलब यहां से धारा अधिक प्रवाहित होगी, धारा अधिक प्रवाहित, तो मुख्य धारा यहां से निकल जाएगी। और यदि वो मुख्य धारा का अधिकतम भाग यदि यहां से निकल गया और यदि मान लो उसकी वजह से शंट टूट भी गया, ये जो प्रतिरोध है ये अगर टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी जो कीमत है बहुत ही कम होती है, हम फिर से एक नया लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत ही कम खर्चे में हमारी कुंडली जो है ये कुंडली सुरक्षित हो गई, ना ही कुंडली जलने से भी बच गई और कुंडली का जो संकेतक है वो टूटने से भी बच गया, तो ये हमारा लॉस जो है वो नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंस है इस शंट का। लेकिन अब हम ये समझाना चाहेंगे कि ठीक है, हमने ये बात तो कह दिया कि शंट का प्रतिरोध अल्प होना चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली शंट का प्रतिरोध अल्प तो होना चाहिए, लेकिन वो शंट का प्रतिरोध किस पर निर्भर होगा और फाइनली उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम एक डेरिवेशन निकालेंगे और शंट का जो प्रतिरोध निकालेंगे उसका जो डेरिवेशन होता है वही होता है शंट का सिद्धांत। अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर वो प्रतिरोध कितना होगा और वो किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, आप चाहें तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको सिद्धांत की ओर लेकर चलता हूं। देखिए, अब यदि हम सिद्धांत में आते हैं तो हम सिद्धांत में इस बात को समझें, सबसे पहले हम समझ लें मानकी धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, धारा मापी का जो प्रतिरोध कैपिटल जी है, तथा शंट एस, शंट का प्रतिरोध एस है। हमने मान लिया कि धारा मापी का जो प्रतिरोध कैपिटल जी है और शंट का जो प्रतिरोध है वो एस है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे मुख्य धारा कैपिटल आई का आई जी भाग धारा मापी से तथा आई एस भाग शंट से प्रवाहित होता है। यहां लिखेंगे मुख्य धारा I इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। हम चाहें इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि एक शंट में धारा मापी का प्रतिरोध हमने कैपिटल जी माना है, शंट का प्रतिरोध एस माना है, मुख्य धारा कैपिटल आई है, वो दो भागों में बढ़ जाएगी, आई जी और आई एस। तो धारा मापी से प्रवाहित धारा आई जी और शंट से प्रवाहित धारा आई एस। ठीक है, अब जो कुल धारा है आखिर दो भागों में बटी है, कहीं और ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शंट का प्रतिरोध निकालने के लिए
पहले हमें एक बात डिसाइड करनी होगी कि फाइनली हम मुख्य धारा का कितना भाग हम धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, 5वां भाग, 10वां भाग, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। तो हम ये मान लेते हैं, चलिए माना कि मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी से प्रवाहित करने पर कुंडली सुरक्षित रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि Ig जो होगा वो मुख्य धारा का nवां भाग यानी 1/n, या फाइनली हम कह सकते हैं कि Ig = I/n। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ये बात ठीक है। अच्छा, यहाँ अब हमारा टारगेट क्या होने वाला है ये देखें। हमारा टारगेट तो एक ही आज, और वो टारगेट है कि शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है, और शर्त हमने लगा दी है, एक कंडीशन लगा दी है कि धारा मापी में से मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए हम अब एक बात थोड़ा यहाँ समझें। जब कभी आपने देखा होगा कि प्रतिरोध जब हम समांतर क्रम में जोड़ा करते थे, जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते थे तो दोनों सिरों में ये सिरा और ये सिरे जो थे, ये दोनों सिरे ऊपर वाले के लिए भी कॉमन थे और नीचे वाले के लिए कॉमन थे। दोनों के लिए जो फर्स्ट और एंड पॉइंट कॉमन होता था। तो यहाँ भी तो वही कंडीशन है ना। अगर आप जी और एस में देखो, तो अगर आप देखना चाहें सही मायने में, तो ये आपके पास अगर कैपिटल जी है और ये अगर एस है, तो ये देखिए आप, ये जुड़े हुए। तो क्या ये दोनों सिरे जो है, जैसे कि ये सिरा जिसका नाम मैं P दे दूं और ये सिरा जिसका नाम मैं Q दे दूं, तो आप देखेंगे कि धारा मापी के लिए भी वही दो सिरे हैं और शंट के लिए भी वही दो सिरे, और दो सिरों के जो विभवांतर होते हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों के लिए विभवांतर सेम होगा। इसी बात का आपको उपयोग करना है और आप देखेंगे कि आपके पास शंट का सिद्धांत आएगा। देखिए, तो हम ये जानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे फाइनली कि धारा मापी के सिरों पर विभवांतर बराबर ये आएगा शंट के सिरों पर विभवांतर। धारा मापी के सिरों के विभवांतर और शंट के सिरों पर विभवांतर, आप देख रहे हैं कि वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब हम विभवांतर निकालते कैसे हैं? तो फिर से आप कहाँ जाएंगे, ओम के नियम में। आप ये अच्छे से जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, बताइए। I = V/R। ये किसका नियम है, ओम का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, IR = V। तो जो विभवांतर है जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, धारा में प्रतिरोध का गुणा करेंगे। और जब हम यहाँ धारा मापी के सिरों की बात करेंगे तो धारा मापी में से प्रवाहित होने वाली धारा, तो यहाँ धारा क्या हो जाएगी, Ig। तो ये होगी आपके पास Ig। उसका प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल = ये क्या हो जाएगा, Is। प्रतिरोध क्या होगा, S। और अब आप देखेंगे हम यहाँ जो वैल्यू लाएंगे वो क्या लेंगे, हम यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या लेंगे, तो S का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे कर दीजिए और Ig का मल्टीप्लिकेशन यहाँ। तो फाइनली आप प्राप्त करेंगे G/S = IS/Ig। इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 3, और आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 देने के बाद हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये आपका क्लियर है, अब मैं आपको ये हुआ
अब इस सिचुएशन में आने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए ये बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर IS अपन IG है। अब मुझे पता है कि ये शंट के लिए मैं योगानुपात का नियम लगाऊंगा। अब मैं एक रूल्स फॉलो करता हूं यहाँ पर, और वो है योगानुपात का नियम। योगानुपात का मतलब होता है कि आपको दोनों ही पक्षों में एक आपको जोड़ना है, उसे हम कहते हैं योगानुपात का नियम। तो हम इसमें यूज करेंगे समीकरण 3 से। तो आप देखेंगे समीकरण 3 से, तो फाइनली G अपॉन S प्लस 1 इज इक्वल टू IS अपॉन IG प्लस 1। ठीक है, और डायग्राम तो चूंकि आपने देख चुका है, तो डायग्राम को मैं यहां से चलिए अब हम यहां देखते हैं फाइनली क्या है। S ये आपका एलसीएम है, तो G प्लस S इज इक्वल टू यहां जो एलसीएम आएगा IG, और यहां होगा आपके पास IS प्लस IG। इसके अपार कुछ नहीं है, मतलब ये आप जानते हैं, चौथी पांचवी की चीजें हैं आपकी। अब यहां देखें कि ये जो है, आप गौर से देखें, जबकि IS प्लस IG इज इक्वल टू मुख्य धारा I है, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है। आप देखिए IG प्लस IS इज इक्वल टू I। हम यहाँ वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, और वो होगा G प्लस S अपॉन S इज इक्वल टू I अपॉन IG। इक्वेशन नंबर 4, ये समीकरण नंबर 4। अब आप एक बात बताइए, यहां पर आप कितनी धारा प्रवाहित करना चाहते हैं? आपने देखा है, देखिए आप कितनी धारा प्रवाहित करना चाहते हैं? IG। समीकरण आप लें तो, और समीकरण में से IG की जो वैल्यू है आप देखेंगे से IG इज इक्वल टू है I अपॉन N। हम यहाँ, ठीक है, इसका क्रिया गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा N इंटू IG इज इक्वल टू I। इस I का ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब इक्वेशन नंबर 4 में कैसे पुटअप करना है आप देखिए। कैपिटल G प्लस S अपॉन S इज इक्वल टू N इंटू IG अपॉन, ये देखिए IG तो है ही, तो IG से IG कैंसिल, तो क्या हुआ N। सूचित करता है इस S का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, G प्लस S इज इक्वल टू NS। ट्रांसपोज यानी पक्षांतर, NS इसका पक्षांतर होगा तो माइनस S। कैपिटल G इज इक्वल टू N माइनस 1 S, या हम कह लें कि G अपॉन N माइनस 1 इज इक्वल टू S। तो शंट का प्रतिरोध क्या है आप देखिए, यानी अब यहां पर आप समझे बात को। आप इस पूरे सिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं मुख्य धारा का आप कौन सा भाग प्रवाहित करना चाहते थे? मुख्य धारा का यदि nवां भाग आप धारामापी से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो जो शंट का प्रतिरोध है, शंट का जो प्रतिरोध है वो धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ, यदि आप मुख्य धारा का 10वां भाग धारामापी से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो जो शंट का प्रतिरोध है वो धारामापी के प्रतिरोध का, अब अगर मैं 10 रखूंगा तो कितना आएगा? 10 माइनस 1 9। तो शंट का जो प्रतिरोध है धारामापी के प्रतिरोध का 9वां भाग होना चाहिए। यानी मुख्य धारा का जितना भाग आप प्रवाहित करना चाहते हैं, जितना भाग आप धारामापी से प्रवाहित करना चाहते हैं, उस भाग से एक कम करो पहले आप, और धारामापी के प्रतिरोध का उतना भाग, जैसे 10वां भाग प्रवाहित करना है तो G अपॉन 9, 25वां करना है G अपॉन 24, 50वां करना है G अपॉन 49। ठीक है, तो ये है शंट का प्रतिरोध कि कितना होना चाहिए। फाइनली हम लिख सकते हैं, यदि
धारा मापी से मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस पूरे डेरिवेशन में हमने किया क्या है। मैं एक बार फटाफट इसे आखिरी के 2 मिनट फिर रिवाइज कर देता हूं। देखिए, माना कि कैपिटल G एक धारा मापी है जिसमें G उसका प्रतिरोध है और इसमें हमने समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का एक तार लगाया है जिसे हम शंट कहते हैं, जिसका प्रतिरोध S है। जब इससे मुख्य धारा I प्रवाहित होती है तो यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक भाग धारा मापी से प्रवाहित धारा जबकि दूसरा भाग शंट से प्रवाहित धारा, और ये I जो है वो IG और IS के टोटल के बराबर। अब हमें ये देखना होता है कि हम शंट से कितनी धारा मापी से कितनी धारा प्रवाहित करना चाहते हैं। तो हमने मान लिया मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना चाहते हैं, तो IG जो होगी वो मुख्य धारा का nवां भाग यानी 1/n का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ रहने दिया मैंने IG की वैल्यू आई, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट है हमने यूज करेंगे। अब इतनी सी बात इस कंसेप्ट को बनाने के लिए है कि चाहे वो धारा मापी हो चाहे वो शंट हो, दोनों के सिरे कॉमन है, और सिरे कॉमन होने का ये मतलब है दोनों के लिए जो विभवांतर है वो सेम आएगा। और यदि वो सेम आ रहा है इसका ये मतलब हुआ धारा मापी के सिरों पर विभवांतर और शंट के सिरों पर, यानी ये जो बिंदु P और ये Q लिया था। अब विभवांतर कैसे निकालते हैं? ओम के नियम से V = I/R त्रिया गुणा किया तो हम जानते हैं कि फाइनली यहाँ क्या होगा, V = IR, मतलब प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल है वो विभवांतर होता है। देखिए प्रतिरोध यानी धारा मापी के लिए धारा मापी का प्रतिरोध, शंट के लिए धारा शंट का। और यहाँ हमने क्या किया, IG IS के नीचे और S जो है वो G के नीचे, तो फाइनली ये वैल्यू प्राप्त है। इस इक्वेशन नंबर 3 में हमने लगाया योगानुपात का नियम। योगानुपात मतलब दोनों पक्षों में एक जोड़ना, हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लघुत्तम S और 1 का जो LCM है वो S आया, G + S, IS + IG/G, लेकिन IS + IG जो वैल्यू है वो किसकी, I की थी, इसको हटा के हमने क्या लगा दिया, I। और हमने ये देखा था समीकरण नंबर 2 से कि IG = I/N है, हमें I की वैल्यू चाहिए, N का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, NG आया। I को हटा के हमने इक्वेशन नंबर 4 में क्या लिखा, ठीक, यहां लिख सकते हैं आप समीकरण 4 से, आप देखिए I को हटा के NIG, IG से IG कैंसिल हुआ, N प्राप्त हुआ, और S का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन NS, फिर S का पक्षांतर, हमने S को यहां से कॉमन निकाला, n-1, n-1 इसके ठीक नीचे। तो फाइनली हम कहेंगे यदि धारा मापी से मुख्य धारा का nवां भाग प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। थैंक्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये शंट का सिद्धांत समझ आया होगा। और अब हम अपने अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे शंट का उपयोग करें और एक धारा मापी को अमीटर में चेंज किया जाएगा और उसका अपना क्या कंसेप्ट होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब यहाँ अल्प प्रतिरोध के स्थान पर यदि हम उच्च प्रतिरोध ले लें और यदि हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दें धारा मापी के साथ तो ये फिर वोल्टामीटर बन जाएगा। इसके लिए सेपरेट मेरे अलग कंसेप्ट होंगे, इसमें अमीटर और वोल्टामीटर इन दोनों से जुड़े हुए तथ्य होंगे। थैंक्स।